आग में आपने सुना कि पार्थ कहता है, तुम हमें उस औरत के बारे में बस बता दो जिसे उस दिन सिया ने नूतन आंटी कहकर बुलाया था। अब आगे। पार्थ की बात सुनकर लीला कहती है, ओह अच्छा, तुम्हें नूतन जीजी के बारे में जानना है। अरे वो जो बगल वाला घर है ना, वहीं अपने पति के साथ रहती थी। लेकिन जिस दिन तुमने सिया के घर में आग लगाई थी ना, उसके 2 दिन बाद ही वो यहाँ से चली गई। उसके बाद से वो यहाँ कभी भी आई ही नहीं। लीला की बात सुनकर पार्थ जल्दी से कहता है, क्या उन्होंने कुछ बताया था कि वह कहाँ जा रही है? पार्थ की बात सुनकर लीला कुछ याद करते हुए कहती है, हाँ, वो जब यहाँ से जा रही थी तो मैंने उनसे पूछा था कि वो क्यों जा रही हैं। तो उन्होंने कहा था कि वो बस यहाँ अपना काम करने के लिए आई थी, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाई, इसलिए अब यहाँ से जा रही हूँ। मुझे उनकी बात कुछ समझ नहीं आई, तो मैंने उनसे फिर से पूछा था कि आप तो कुछ करती ही नहीं थी यहाँ पर, आप तो सिर्फ घर पर ही रहती थी, तो फिर आप किस काम की बात कर रही है? तो उन्होंने कहा कि मेरा काम सिया की देखरेख ही करना था। अब वो यहाँ नहीं है तो मैं भी जा रही हूँ। उनकी ये बात भी मेरे पल्ले नहीं पड़ी और कुछ देर बाद जब वो यहाँ से जाने के लिए कार में बैठ रही थी, तब उन्होंने मुझे एक नंबर और बॉक्स दिया था और उसके साथ कहा कि अगर कभी सिया यहाँ आए तो तुम इस नंबर पर बस एक मैसेज कर देना कि सिया यहाँ आई है और ये बॉक्स सिया को दे देना। इतना कह वो यहाँ से अपने पति को लेके चली गई। फिर लीला कुछ याद करते हुए कहती है, वैसे भी वो बहुत ही अजीब थी। अजीब थी मतलब क्या है तुम्हारा इससे? कब से चुपचाप सुन रहा वीर बोल पड़ता है, जिसके जवाब में लीला इधर उधर देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। फिर धीरे से कहती हैं, अरे वो औरत अजीब ही नहीं बल्कि बहुत ही अजीब थी। तुम्हें पता है, सिया का जो घर था ना, उसे और अपने बगल वाले घर की तरह हाथ से इशारा करते और इसे नूतन जीजी ने ही लिया था। लेकिन उसके 2-3 बाद सिया यहाँ आई और उन्होंने ये घर उसे बहुत ही कम पैसों में बेच दिया। और तो और वो सिया की देखभाल ऐसे करती थीं जैसे वो उनकी खुद की औलाद हो। लेकिन यहाँ सिया को क्या किसी को भी इस बारे में नहीं पता है? तो तुम्हें कैसे पता चल गया? इस बार ओजस कहता है, वो क्या है ना, मुझे सबकी खबर रहती है। लीला बहुत ही घमंड से ये बात कहती है। तो तुमने कभी ये बात किसी को नहीं बताई या फिर बस सिया को ही नहीं बताया? क्योंकि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम चुप रहने वालों में से हो, वीर कहता है। वीर की बात सुनकर लीला सकपका जाती है। फिर अपने मन में कहती है, नहीं, मैंने किसी से नहीं कहा, क्योंकि इसके बदले में नूतन जीजी ने मुझे 2 लाख रुपए जो दिए थे। क्या सोच रही हो तुम? वीर फिर से कहता है, जिसके बाद लीला घबराई हुई कहती है, नहीं नहीं, तो मैं कहाँ कुछ सोच रही हूं, मैं क्यों कुछ सोचूंगी भला? जिसके बाद कुछ देर तक शांति रहती है। उसके बाद वीर लीला के पास आता है और धीरे से कहता है, तुम्हें उनके बारे में जो जो पता है बता दो हमें, हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे। पैसे की बात सुनकर लीला खुश हो जाती है और कहती है, सच में? जिसके बाद वीर धीरे से हाँ में अपना सर हिला देता है। उसे देखकर लीला कहती है, क्या जानना है तुम्हें, बताओ मुझे, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, लेकिन मुझे पैसे दे देना। लीला की बात सुनकर वीर अपना सर हाँ में हिलाते हुए उससे सवाल करता है, क्या तुमने या किसी ने उनसे नहीं पूछा कि वो सिया के लिए ऐसा क्यों कर रही है? वीर की बात सुनकर लीला कुछ याद करते हुए कहती है, हाँ, मुझे याद आया, एक बार मैंने उनसे पूछा था कि क्या उनका सिया से कोई रिश्ता है, तो उन्होंने ने मुझे घूर कर देखा और वहां से चली गई। फिर लीला गुस्से से कहती है, अगर मैं उनके सामने गलती से भी उस सिया को कुछ कह देती थी तो वो मुझ पर चढ़ बैठती थी जैसे सिया उनकी ही लड़की हो। इतना कह वो मुंह बना लेती है। फिर आगे कहती, एक बात तो बहुत ही अजीब थी, जब कोई भी सिया के बारे में या उसके माँ बाप को कुछ उल्टा सीधा कहता था तो वो उस पर गुस्सा करती थी और उसके बाद उस शख्स के साथ कुछ न कुछ हादसा जरूर होता था और इसी डर से लोगों ने उसके बारे में बात करना ही छोड़ दिया था। लीला की ये बात सुनकर वीर, पार्थ और ओजस एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। तभी लीला की आवाज उनके कानों में पड़ती है, जिसे सुनकर वो तीनों फिर से लीला को देखने लगते हैं। लीला अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहती है, और पता है, एक बार हमारे पार्टी डीड होश में पार्टी थी और उसी में एक औरत ने कह दिया था
कि पता नहीं सिया के माँ बाप कैसे हैं जो इसे छोड़ दिए, या फिर सिया ने ही कुछ कांड किया होगा, तभी उसके माँ बाप उसे घर से निकाल दिए होगा और अब वो यहाँ मासूम बन के रहने आई हैं। और इस बात को नूतन जीजी ने सुन लिया था, जिसके बाद उन्होंने बहुत गुस्से से कहा था कि उसके माँ बाप ने उसे छोड़ा नहीं है, उनकी डेथ हो गई है और वो अकेली नहीं है। मैं अभी भी जिंदा हूँ और मेरे अलावा भी बहुत से लोग हैं उसके पास, जिसके पैरों की जूती जितनी भी किसी की औकात नहीं है, यहाँ जितने भी लोग हैं। और एक आखिरी बात मैं आज कह रही हूँ, अगर किसी ने उसे कुछ कहा या उसके माँ बाप के बारे में बात की, या फिर अगर किसी ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो उसे पता भी नहीं चलेगा और वो तबाह हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके सब लोग उससे दूर रहो। उनकी बात सुनकर एक पल को तो मैं भी डर गई थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत कर उनसे पूछा, सिया, आपकी कोई रिलेटिव है क्या जो आप उसके बारे में इतना सब कुछ जानती है? और उसी वक्त उन्होंने गुस्से गुस्से में कहा था कि हाँ, बहुत कुछ लगती है सिया मेरी, और मैं उसे परेशान करने वाले किसी भी शख्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। इतना कह वो पार्टी में से अपने घर चली गई थी और उसके अगले दिन ही उस औरत का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उसके दोनों पैर और उसका एक हाथ टूट गया। और उस दिन के बाद से कोई भी सिया को कुछ नहीं कहता था और सिया भी ज्यादा किसी से बातें नहीं किया करती थी। नूतन जीजी ने ही उससे पहले बातें करनी शुरू की थी। उसके बाद धीरे धीरे सिया भी उनके क्लोज होती चली गई। लीला जी की बात सुनकर वीर पार्थ के कान में कहता है, इसकी बातों को तो सुनकर कुछ और ही मतलब निकलता है। वीर की बात सुनकर पार्थ कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद वो लीला से कहता है, और कुछ पता है तुम्हें? उसकी बात सुनकर लीला ना में अपना सर हिला देती है, जिसके बाद ओजस कहता है, अच्छा उनके पति क्या करते थे? क्या उन्होंने भी सिया के लिए कुछ किया था? ओजस की बात सुनकर लीला कहती है, नहीं, उनके पति कहाँ कुछ करने लायक थे, वो तो व्हील चेयर पर थे, बेचारे को लकवा मार दिया था, नूतन जीजी ही उनका ख्याल रखती थी। ओ, वीर कहता है लीला की बात सुनकर। पार्थ लीला की सारी बातों को याद करते हुए कहता है, क्या मुझे वो नंबर और वो बॉक्स मिल सकता है? उसकी बात सुनकर लीला कहती है, नहीं। क्यों? पार्थ सवाल करता है, जिसके जवाब में लीला कहती है, क्योंकि 4 महीने पहले यही कोई 20 या 21 साल के लगभग 2 लड़के आए थे जो दिखने में अंग्रेज जैसे थे, और उन्होंने कहा कि उन्हें नूतन जी ने भेजा है और कहा कि उन्होंने आपको जो नंबर और बॉक्स दिया था वो हमें दे दे। मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया जिसमें नूतन जीजी ही थी जो कह रही थी कि ये उनके ही लोग हैं और मैंने ही उन्हें वहां भेजा है, और मैंने तुम्हें जो नंबर और बॉक्स दिया था उन्हें दे दो। अगर तुमने नहीं दिया तो फिर वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे मैं नहीं जानती हूँ, और याद रहे इस बारे में किसी को कुछ पता न चले, वरना तुम्हारे भी हाल वही होगा जो उस पार्टी वाली औरत का हुआ था। मैं उनकी बातें सुनकर डर गई थी, इसलिए मैंने भी उन दोनों लड़कों को जो चाहिए था वो दे दिया, जिसके बाद दोनों ही यहाँ से चले गए। लीला की बात सुनकर पार्थ उसे घूरते हुए कहता है, ये बात सच है तो ठीक है, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम अपने घर को भूल जाना, मैं इसे जला दूंगा। उसकी बात सुनकर लीला कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरी माँ की कसम, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता है। उसकी बात सुनकर वीर पार्थ और ओजस को कुछ इशारा करता है, जिसके बाद वो तीनों वहां से जाने लगते हैं, जिसे देखकर लीला जल्दी से उन्हें रोकते हुए कहती है, मेरे पैसे तो दे के जाओ, मैंने तुम लोगों को इतनी जानकारी दी। उसकी बात सुनकर पार्थ लीला को देखकर डेविल स्माइल करते हुए कहता है, तुमने हमें कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं दी तो तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। उसकी बात सुनकर लीला जल्दी से कहती है, पर मैंने इतना सब कुछ बताया तो। उसकी बात सुनकर इस बार वीर कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, तुमने बताया तो, लेकिन वो क्या है ना, अगर तुमने हमें वो नंबर और बॉक्स दिया होता तो हम तुम्हें पैसे जरूर देते, लेकिन तुमने जितना भी बताया उसके हिसाब से हमें वो नहीं पता चला जो हम यहाँ पता करने आए थे। उसके बाद वीर अपनी कमर में खोसी हुई गन निकालकर लीला के सामने करते हुए कहता है, अगर अब तुमने एक शब्द भी कहा तो तुम्हारे अंदर इस गन की सारी गोलियां उतार दूंगा। वीर की बात सुनकर और उसके हाथ में गन देखकर
लीला बहुत ज्यादा ही डर जाती है। फिर वो उल्टे पैर जल्दी से अपने घर के अंदर भागकर अंदर से डोर बंद कर देती है। उसके ऐसा करते ही वीर हंसते हुए कहता है, बेवकूफ औरत। जिसे सुनकर ओजस जल्दी से कहता है, बेवकूफ नहीं चुड़ैल थी। उसके बाद तीनों ही वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद तीनों वैदिक के सामने खड़े थे और वैदिक कार की बोनट पर वैसे ही लेटे हुए कहता है, क्या हुआ, कुछ पता चला? वैदिक के सवाल को सुनकर तीनों ही उसे बारी बारी सब कुछ बता देते हैं। जिसे सुनकर वैदिक कुछ देर बाद कार की बोनट से उतर जाता है। उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वैदिक बिना एक्सप्रेशन के एक बार फिर से सिया रेजिडेंस को देखता है। उसके बाद वो सबको ऑर्डर देते हुए कहता है, मेंशन चलो। जिसके कुछ देर बाद ही सभी लोग कार में बैठ जाते हैं। लेकिन इस बार पार्थ ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और उसके बगल वाली सीट पर ओजस बैठा हुआ था और पीछे वाली सीट पर वैदिक अपनी आंखें बंद किए बैठा था और वीर उसे घूर कर देखते हुए उसके बगल में ही बैठा हुआ था। सबके कार में बैठते ही पार्थ कार स्टार्ट कर कार को आगे बढ़ा देता, जिसे देख बॉडीगार्ड भी अपनी अपनी कार में बैठ जाते। फिर एक एक कर सारी कारें वहां से निकल जाती है। कार के अंदर वैदिक को जब अपने ऊपर वीर की तपती नजरें महसूस होती है तो वो बिना अपनी आंखें खोले ही वीर से सवाल करता है, क्या मैं जान सकता हूं तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? वीर भी जैसे वैदिक के बोलने का ही इंतजार कर रहा था और जैसे ही वैदिक ने बोला वैसे ही वीर कहता है, हम तीनों ने तुम्हें इतनी बड़ी बात बता दी और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तुम चाहते क्या हो वैदिक? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? इतना सब कुछ हो गया और तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और हमने भी तुम्हें कुछ बताया ही नहीं है। वीर की बात सुनकर वैदिक बहुत ही शांति से कहता है, हाँ, मैं सच में कुछ नहीं जानता हूं और मुझे सच में समझ नहीं आया तुम लोगों ने मुझे क्या बताया है। वैदिक जैसे ही ये कहता है, अचानक से पार्थ कार का ब्रेक लगा देता है, जिस वजह से एक तेज आवाज के साथ कार रुक जाती है। इसी के साथ साथ उनकी कार के पीछे जितनी भी कारें चल रही थी वो सब भी एक के बाद एक तेज आवाज करते हुए रुक जाती है। पार्थ पीछे मुड़कर वैदिक को देखता है, जो अभी भी आंखें बंद किए हुए कार की सीट से अपना सर लगाए हुए बहुत ही आराम से बैठा हुआ था और इस समय उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कार के रुकने के कुछ देर बाद वैदिक अपनी आंखें खोलकर देखता है तो पाता है वीर, पार्थ और ओजस उसे ही गौर से देख रहे थे। पार्थ वैदिक से कहता है, तुमने शायद ध्यान से सुना नहीं, हम तीनों ने जो तुमसे कहा, इसलिए अब मैं तुम्हें समझता हूँ। उस औरत ने हमें जो बताया उस हिसाब से सिया को नूतन नाम की औरत प्रोटेक्ट करती थी और सिया को जो कोई चोट पहुंचाता था या चोट पहुंचाने को कोशिश भी करता था या फिर उसके माता पिता के बारे में कुछ कहता था, उसके साथ कोई ना कोई हादसा जरूर होता था और किसी को कुछ पता भी नहीं चल पाता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। ये सब करने के लिए पैसा और पावर चाहिए। पार्थ इतना कह चुप हो जाता है। जहां तक हमें सिया के बारे में पता है उस हिसाब से उसके मॉम डैड की डेथ हो गई है। सिया के मॉम डैड एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पास भी इतना पैसा नहीं था। उसके बाद वीर कहता है। वीर के चुप होते ही पार्थ कहता है, सबसे जरूरी बात, ये नूतन नाम की औरत का जरूर सिया से कुछ लेना देना है, तभी वो सिया के लिए इतना प्रोटेक्टिव है। ओजस जो कब से सबकी बातें सुन रहा था वो कहता है, एक और बात, आखिर उस बॉक्स में ऐसा क्या था जो वो औरत सिया को देना चाहती थी? और इन सब चीजों को देखकर तो मुझे यही समझ आ रहा है, उनका और सिया का बैकग्राउंड कुछ और ही है, जो हम जानते हैं उससे हट के ही हैं। तभी वीर कहता है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि वो औरत सिया के लिए ये सब कुछ क्यों कर रही थी। जहां तक मैं जानता हूं उसका सिया से या उसके फैमिली वालों से कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर एक पल के लिए सिया के बड़े मम्मी पापा कुछ ऐसा करते तो हमें समझ भी आता, लेकिन उन्होंने तो उसे घर से निकाल दिया था, ये कहकर कि वो उसका खर्चा नहीं उठा सकते। तभी वीर जोर से चीखता हुए कहता है, आह, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सब कुछ मेरे सर के ऊपर से जा रहा है।
जहां पार्थ, ओजस और वीर परेशान हो रहे थे, ये सोच सोच करके कि नूतन जी सिया के लिए ये सब क्यों कर रही थी। वहीं वैदिक एकदम शांत लग रहा था, जैसे उसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। वैदिक सबको खुद में खोया हुआ देखकर कहता है, होटल चलो। और एक बात, तुम लोग अपने दिमाग पर इतना जोर मत दो, वरना ये काम करना बंद कर देगा। अगर कुछ करना है तो उस औरत को ढूंढो, सब कुछ पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर तीनों एक नजर उसे देखते हैं। उसके बाद पार्थ कार स्टार्ट कर होटल की ओर चल पड़ता है और वीर अपने एक खास आदमी को फोन करके नूतन जी को खोजने के लिए कहता है। रात 10 बजे, खुराना मेंशन। सभी लोग इस वक्त अपने अपने रूम में डिनर करके सोए हुए थे। आज सिया ने भी डिनर कर लिया था, या ये कहे कि चित्रांग ने उसे आज भी बहका के खिला दिया था, ताकि वो वैदिक का हमेशा की तरह वेट न करे और वो तब तक भूखी ही रहे जब तक वैदिक न खा ले। सिया चित्रांग के कारण खाना खा तो लेती है, लेकिन वो थोड़ा सा ही खाती है। उसके बाद वो अपने हाथ से वैदिक के लिए खाना बनाती है और उसे लेके रूम में आती है और काफी टेबल पर रख सोफे पर बैठ जाती है और वैदिक के आने का वेट करने लगती है। काफी देर हो जाता है, लेकिन वैदिक नहीं आता है, तो सिया बैठे बैठे ही सोफे पर सो जाती है। लेकिन दूसरी ओर चित्रांग के रूम में एक अलग ही नजारा था। चित्रांग सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और उसके सामने जॉनी और पीटर खड़े थे। जॉनी चित्रांग को देखकर कहता है, बॉस, अब क्या करना है? आपने जैसा कहा था सब कुछ वैसा ही हुआ है। हमने पहले उनके प्राइव विला पे अटैक किया, उसके बाद उनके असिस्टेंट के घर को जला दिया और पहले के ही तरह ही हमने इस बार भी कोई सबूत नहीं छोड़ा है। जॉनी की बात सुनकर चित्रांग कहता है, अभी के लिए इतना काफी है। फिर वो पीटर को देखकर कहता है, और तुमने वो किया जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था। चित्रांग की बात सुनकर पीटर कहता है, आपने जैसा कहा था करने को हम वैसा ही किया। हमने ओलिवर को जल्लाद जीजा का पीछा करने को कहा था और उसने वैसा ही किया, लेकिन उसको कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिला। उसके हिसाब से जल्लाद जीजा बहुत ही शांत था विला के जलने पर भी, लेकिन उनका असिस्टेंट बहुत दुखी था अपने घर को देखकर। फिर धीरे से कहता है, डॉक्टर ईशा बहुत दुखी होता अपने घर को देखकर और बहुत रोता भी। पीटर की बात सुनकर चित्रांग डेविल स्माइल करते हुए कहता है, वो शांत है, मतलब कुछ बड़ा सोच रहे हैं। फिर जॉनी को देखकर कहता है, तुमने पता किया क्या ईशा उस लड़के से मिलने गई थी? जॉनी कहता है, नहीं, वो नहीं गई थी, पर उस लड़के ने उन्हें कॉल किया था, लेकिन उन्होंने आज मना कर दिया, ये कहकर कि वो आज नहीं आ सकती है क्योंकि उनके भाई की तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने उससे कल शाम को मिलने के लिए कहा है। और हमने उस लड़के के बारे में पता किया तो हमें पता चला कि वो और डॉ ईशा दोस्त हैं। ये दोनों पहली बार हॉस्पिटल में मिले थे और तब से इन दोनों की बहुत जमती है और दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हैं। हॉस्पिटल में इन दोनों के बारे में अफवाह फैली हुई है कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ईशा उन्हें बस अपन दोस्त समझती है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन वो लड़का डॉक्टर ईशा से प्यार करता है और इसीलिए उसने आज उन्हें बुलाया था ताकि वो उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर सकें। उसकी बात सुनकर चित्रांग कुछ सोचने लगता है और फिर उससे कहता है, उस लड़के का नाम क्या है? आदर्श मेहता, जॉनी कहता है। आदर्श मेहता, ठीक है, उस पर नजर रखो और जितना हो सके उतना दूर रखो अपने लेडी बॉस से, चित्रांग कहता है। उसकी बात सुनकर दोनों ही चित्रांग को ऐसे देखने लगते हैं जैसे कह रहे हो, आपके कहने का क्या मतलब है? चित्रांग दोनों को ऐसे देखकर बिना कुछ बोले उन दोनों को वहां से जाने का इशारा करता है। उसके इशारे को देखकर दोनों ही वहां से चले जाते हैं। जॉनी और पीटर जैसे ही उस रूम से बाहर निकलते हैं, वैसे ही पीटर जॉनी से सवाल करता है, बॉस के कहने का क्या मतलब होती? बिग सिस्टर की डॉक्टर हमारी लेडी बॉस कैसे हो सकती है? उसकी बात सुनकर जॉनी उसे घूरते हुए कहता है, इसका मतलब यह है कि बॉस जल्दी ही डॉक्टर ईशा से शादी करने वाले हैं और शादी के बाद वो हमारी लेडी बॉस ही होंगी ना? उसकी बात सुनकर पीटर जल्दी से कहता है, लेकिन हम तो यहाँ बिग सिस्टर के लिए आया ना, तो बॉस शादी कैसे कर सकती है? तुमको इस बारे में कैसे पता चलती कि कल बॉस शादी करने को होती? जॉनी कहता है, बॉस ने ही बताया है कि डॉक्टर ईशा कल उनसे शादी करने वाली है और वो भी बिना किसी को बताए कोर्ट मैरिज।
और उन्होंने ये भी कहा कि हम सब कुछ तैयार कर दें जिससे कोई दिक्कत ना हो। उसकी बात सुनकर पीटर कुछ कहता, उसके पहले ही जॉनी कहता है, मैं आज बहुत थक गया हूं और मुझे अब बहुत तेज नींद आ रही है, तो मैं जा रहा हूं सोने। तुम भी जाके सो जाओ। कल सुबह उठ के हमें कोर्ट जाकर सारी तैयारी भी करानी है। इतना कह वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद पीटर भी कुछ सोचते हुए अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद कई कारें एक साथ खुराना मेंशन के पार्किंग में आके रुकती हैं। सबसे आगे वाली कार में से ओजस निकालकर जल्दी से बीच वाला कार का डोर ओपन करता है। उसके बाद उसमें से वैदिक बहुत ही रोब के साथ कार से उतरता है। दूसरी साइड से वीर निकलता है और ड्राइविंग सीट से पार्थ निकलता है। उसके बाद एक एक करके सभी लोग मेंशन के अंदर चले जाते हैं। सबसे आगे वैदिक चल रहा था और उसके ठीक पीछे तीनों चल रहे थे और कुछ ही देर में सभी हाल से होते हुए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वैदिक का रूम। वैदिक जैसे ही अपने रूम में पहुंचाता है तो उसे सिया सोफे पर सोई हुई नजर आती है और उसका एक हाथ अपने पेट पर था और वो बहुत ही अनकंफर्टेबल तरीके से सोई हुई थी, जो उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर वैदिक अपने कदम उसकी ओर बढ़ा देता है और उसके चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। उसके बाद वो अपनी तिरछी नजरों से काफी टेबल की ओर देखता है तो उसे वहां पर खाना ढका हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो फिर से सिया को देखता है। उसके बाद वो सिया को बहुत ही आराम से अपनी बाहों में उठाकर उसे ले जाकर बेड पर लेटा देता है। उसके ऐसा करते ही सिया के चेहरे पर सुकून छा जाता है, जिसे देखकर वैदिक उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है। फिर वो फ्रेश होने के लिए बहुत ही आराम से बाथरूम की ओर चल देता है। 20 मिनट बाद वैदिक शावर लेके हमेशा की तरह अपने कमर पर टॉवल बांधे और दूसरे टॉवल से अपने बालों को सुखाते हुए वॉशरूम से बाहर आता है। वैदिक अभी भी सिया को आराम से सोया हुआ देखकर क्लोजेट रूम में जाता है और कपड़े पहनकर बाहर आता है। उसके बाद वो भी जाके खाने को देखता है, जिसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि इसे सिया ने ही बनाया है। जिसे देख उसके होठों के कोने मुड़ जाते हैं, जिसे वो जल्द ही छुपा लेता है। फिर वो खाने को चेक करता है तो पाता है कि खाना ठंडा हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो बिना कुछ कहे और बिना एक पल की और देरी किए बगैर खाने को खाने लगता है और देखते ही देखते कुछ ही पलों में वैदिक सारा खाना खत्म कर देता। उसके बाद वो अपने हाथ साफ कर बेड पर आके सिया के बगल में लेटकर बहुत ही गौर से उसके चेहरे को देखने लगता है। वैदिक सिया के मासूम चेहरे को देखते हुए कहता है, जान, जितना सिंपल लोगों को तुम्हारे बारे में दिखाया गया है उतना है नहीं। पहले चित्र का आना, फिर नूतन नाम की औरत जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है और तुम्हें इस बारे में पता भी नहीं है, या फिर सब लोग तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि जो है वो दोनों वो तुम्हें दिखाना नहीं चाहते हैं और वो जो दिखा रहे हैं तुम बस वही देख रही हो। चित्र तुम्हें अपनी बहन मानता है और गरीब होने का दिखावा करता है। अगर वो गरीब है तो तुम्हारे लिए हॉस्पिटल कैसे खरीद सकता है और एक नर्स की जान ले लेता है और किसी को खबर तक नहीं होती है। अपनी असली पहचान भी सामने नहीं आने देना चाहता है। क्या वो तुम्हें बहन मानता या फिर इसके पीछे कोई राज है? फिर वैदिक सिया के होठों पर अपने होठ रखकर बहुत ही भारी आवाज में कहता है, जान कुछ भी, मैं सब कुछ पता कर लूंगा। आज तक कोई ऐसा नहीं आया जो मुझे हरा सके। उस औरत के बारे में भी मैं जल्द से जल्द पता कर लूंगा और तुम्हारे अतीत के भी बारे में, कि तुम कौन हो और ये सब लोग तुम्हारे कौन लगते हैं। उसके लिए बस मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में एक एक चीज पता करनी होगी। उसके बाद एक के बाद एक राज खुलते जाएंगे। इतना कह वैदिक सिया के होठों को बहुत ही प्यार से चूम लेता है और फिर उससे दूर हो जाता है। तभी सिया नींद में ही अपने हाथ को अपने पेट पर रख लेती हैं और उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आती हैं, जिसे देखकर वैदिक के फेस एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाता है और वो अपनी फिक्र भरी आवाज में सिया को पुकारता है, जान, क्या हुआ तुम्हें? सिया जो गहरी नींद में सोई हुई थी, उसे अचानक से अपने पेट में दर्द होने लगता है। सिया उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अपनी आंखें खोलकर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। उसे इस तरह से देखकर वैदिक घबराई हुई आवाज में
उससे सवाल करता है, जान क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? उसकी बात सुनकर सिया को समझ नहीं आता है कि वो उसे क्या जवाब दे। फिर वो अपने होठों को दांतों तले दबाए हुए अपने पेट को देखती है जो दर्द हो रहा था। सिया अपने मन में कहती है, क्या बेबी के किक करने से इतना दर्द होता है? सिया अभी इतना कहती ही है कि तभी बेबी फिर एक किक करता है, जिससे सिया को फिर से दर्द होता है और उसके मुंह से एक चीख निकलती है, आह। इसी के साथ उसका चेहरा भी लाल हो जाता है, जिसे देखकर वैदिक सिया के गालों को सहलाते हुए अपनी घबराई हुई आवाज में धीरे से कहता है, जान मुझे बताओ, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? इतना कहकर वो अपने फोन को इधर उधर खोजते हुए कहता है, 1 मिनट रुको, मैं अभी ईशा को बुलाता हूं। वैदिक जैसे ही ये कहता है और फोन हाथ में लेता है, सिया उसे देखती है और बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, आप उन्हें मत बुलाइए, ये नॉर्मल है, ऐसा होता है प्रेगनेंसी में। इतना कह सिया उठने लगती है, जिसे देखकर वैदिक अपना फोन बेड पर रखकर तुरंत सिया के उठने में मदद करने लगता है। सिया उसे घूर कर देखती है और कहती है, हम खुद उठ सकते हैं, आपकी जरूरत नहीं है। सिया की बात सुनकर वैदिक कुछ भी नहीं कहता है, बस सिया को बैठने में मदद करता है। सिया उसकी मदद से बेड के सिरहाने से लगकर बैठ जाती है, फिर अपने पेट को देखती है। सिया उसे देखते हुए कहती है, हमारा पेट कुछ ज्यादा ही नहीं निकला हुआ है, और तो और हमें ऐसा लगता है हर रोज ये बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि सिया ये सब खुद से कहती है, लेकिन वैदिक भी सब सुन लेता है और वो उसके चेहरे को देखने लगता है, जो किसी स्पाई की तरह अपने पेट को देख रही थी और उसकी जासूसी कर रही थी और उसी में पूरी तरह से खोई हुई थी। उसकी हरकत देखकर वैदिक के चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले घबराहट नजर आ रही थी, अब उस पे राहत नजर आने लगती है। फिर वो धीरे से कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। सिया उसकी बात सुनकर सिया खोए हुए ही कहती है, आपके लगने से क्या होता है, हम सच कह रहे हैं, हमारा पेट और भी निकल गया है, इसलिए हमें अब बैठने और उठने में दिक्कत होता है, और जब हम सीढ़ियों पर से जाते आते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे पैर में जान ही न बची हो, और हम उसी तरह से सो भी जाते हैं। लेकिन हम जैसे ही अगले दिन सो के उठते हैं, हमारे पैरों के दर्द एकदम गायब रहते हैं। कुछ दिन पहले तो हमारे पैर भी सूज गए थे, लेकिन अजीब सी बात है, वो फिर अपने आप सही भी हो गए। इतना कह वो मुस्कुरा देती है, जिसे देख वैदिक भी हल्का से मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो जानता था कि सिया को दर्द क्यों नहीं होता था और उसके सूजे हुए पैर भी क्यों ठीक हो गए, क्योंकि वैदिक ही सिया के सोने के बाद उसके पैरों पर ऑनेल मेट लगाकर हर रोज मसाज करता था, जिसकी भनक तक सिया को नहीं होती थी। तभी उसके कानों में फिर से सिया की आवाज पड़ती है, जो कह रही थी, हमारे पैर जब अपने आप ही सही हो गए तो उन्हें सूजने की जरूरत ही क्या थी। सिया की बात सुनकर वैदिक बस नाम में अपना सर हिला देता है, क्योंकि सिया ऐसी बचकानी बातें हमेशा किया करती थी। बस फर्क इतना था कि वो हमेशा कैमरे के जरिए उसकी हरकतें और बातें सुना करता था, लेकिन आज वो सामने से देख रहा था, जिसे देखकर वो क्या फील कर रहा था वो किसी को बता नहीं सकता था। और उसकी हेजल ग्रीन आंखों में भी चमक सी छाई हुई थी सिया को ऐसे देखकर। उसका मन कर रहा था कि वो अभी सिया से बहुत सारा प्यार करे, लेकिन वो ऐसा करने से खुद को रोक देता है। सिया जो खुद में खोई हुई कुछ न कुछ बड़बड़ाए जा रही थी, और वैदिक उसे अपनी प्यार भरी नजरों से देख रहा था। तभी सिया दर्द और गुस्से से कहती है, जैसे बाप है वैसे ही बच्चे भी होंगे लगता है, क्योंकि बेबी ने फिर से किक किया था और इस बार बहुत तेज से किया था, जिससे सिया को फिर से दर्द होता है। और सिया इस बार एक हाथ को अपने पेट पर फेरते हुए और दूसरे हाथ से पिल्लों को कस के पकड़कर सांसें भी तेज तेज लेने लगती है। वैदिक जो सिया की बात सुनकर उससे पूछने ही वाला होता है कि उसके कहने का क्या मतलब है, लेकिन वो जैसे ही सिया की हालत देखता है सब कुछ भूल जाता है और एक बार फिर घबराहट से कहता है, जान, घबराहट हो रही है, दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? मम मैं एक काम करता हूँ, मैं मॉम को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, मैं ईशा को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। उसकी बात सुनकर सिया दर्द और गुस्से से कहती है, वैदिक,
सिया के मुंह से सिर्फ वैदिक सुनकर वैदिक अपनी जगह पर रुक जाता है, क्योंकि ये पहली बार था उसका सिर्फ नाम लिया था, जिसे सुनकर उसका दिल धड़कने लगता है। वो बता नहीं सकता था कि सिया के मुंह से अपना नाम सुनकर वो कितना खुश हो गया था। लेकिन वैदिक सिया को इस हाल में देखकर सब कुछ इग्नोर कर जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठकर सिया से कहता है, जान, मैं क्या करूं? तुम इतनी तेज तेज सांसें क्यों ले रही हो? तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? तुम एक काम करो, ईशा ने जैसा कहा था, लंबी लंबी सांसें लो। हो सकता है डिलीवरी का टाइम हो गया हो। वैदिक की बातें सुनकर सिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो हांफते हुए ही कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा है? वैदिक तुरंत बोल पड़ता है। उसकी बात सुनकर सिया लंबी सांस भरते हुए कहती है, वो बच्चे का किक कर रहे हैं, इसलिए हमें दर्द हो रहा है। सिया की बात सुनकर वैदिक चुप हो जाता है और गौर से सिया का लाल हो चुका चेहरा देखता है। फिर धीरे से सवाल करता है, तुम्हें कैसा पता है? हो सकता है कोई और बात हो, मैं अभी ईशा को बुला के लेके आता हूँ। इतना कह वो जैसे ही जाने लगता है, सिया जल्दी से अपना एक हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसे महसूस कर वैदिक अपने उस हाथ को देखता है जिसे सिया ने पकड़ा था। उसके बाद वो अपना सर उठा के सिया को देखता है, जो उसे अपना सर ना में हिलाकर जाने से मना कर रही थी, जिसे समझकर वैदिक रुक जाता है और फिर सिया को समझाने वाले लहजे में कहता है, जान, अगर कुछ सीरियस हुआ तो, तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा नहीं हुआ तो। उसकी बात सुनकर सिया पहले गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करती है, फिर धीरे से कहती है, हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं। हम क्या, कोई भी महसूस कर सकता है। आज दोपहर में भी हमें दर्द हो रहा था। जब बेबी ने किक किया तो चित्र भी बहुत घबरा गया था, और फिर उसे जब हमने बताया तो वो समझ गया। फिर शाम को जब बेबी ने किक किया था तब माँ थी, हमने उन्हें बताया तो उन्होंने अपने हाथ को हमारे पेट रखा था। जब बेबी ने दोबारा किक किया तो उन्होंने ने भी महसूस किया, जिसके बाद वो बहुत खुश हो गई थी। और फिर उन्होंने ही हमें बताया कि कभी कभी जब बच्चे किक करते हैं तो दर्द बहुत ज्यादा होता है, और ये भी बताया कि हमारे पेट में जुड़वा बच्चे हैं, इसलिए दोनों ही शायद से बारी बारी किक करते हैं, इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा दर्द होता है। और साथ ही बच्चों के किक करने से ये भी पता चलता है कि वो ठीक है। सिया की बात सुनकर वैदिक अब कुछ नहीं कहता है। वो गौर से सिया के चेहरे को देखता है, जो ये सब कहते हुए खुश लग रही थी। लेकिन वैदिक जैसे ही सिया के मुंह से चित्रांक का जिक्र सुनता है, उसके फेस एक्सप्रेशन तभी बदलकर एकदम सर्द हो जाते हैं, जिस पर सिया बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। वैदिक सिया की बात सुनकर कुछ देर चुप रहता है, फिर अपनी बदली हुई टोन में सिया से सवाल करता है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है या कम हो रहा है? उसकी एकदम से चेंज टोन को देखकर सिया थोड़ी हैरान हो जाती है और सोचती है, अभी कितनी फिक्र हो रही थी, और अब जब उसने उसे सब कुछ बता दिया तो वो ये सब जानने के बाद बस एक सिंपल सा सवाल कर रहे हैं। फिर सिया खुद से कहती है, ये भला कैसा सवाल हुआ? सिया खुद से बात करने में बिजी हो गई थी कि जिसके चलते उसने वैदिक के सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिया, और एक लंबी सांस भरते हुए खुद से कहती है, लेकिन इस बार उसकी आवाज तेज थी, जिसे वैदिक भी सुन लेता है। वैसे हमें क्या, हम इन्हें ये सब क्यों बता रहे हैं? भला हमें कोई बात नहीं करनी है, न ही इनके किसी सवालों के जवाब देना है। वैदिक सिया की बात सुनकर उसके चेहरे को देखते हुए मन ही मन कहता है, प्रेगनेंसी में इतने मूड स्विंग होते हैं कि एक पल में ही इतना बदलवा आ जाता है। और वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, औरतों के मूड्स कब बदल जाएं, कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर सिया के निकले हुए पेट को देखकर आगे कहता है, यहाँ तो बात ही कुछ और है। वैदिक अब कुछ भी नहीं कहता है और वो चुपचाप से सिया के बिल्कुल पास में ही बेड पर पेट के बल लेट जाता है और अपने एक हाथ को बढ़ाकर सिया की साड़ी को थोड़ा साइड करता है, जहां पर सिया ने अपना हाथ रखा था। सिया जो उसे ही देख रही थी, वो वैदिक को अपने पेट से साड़ी हटाते देखकर सकपका जाती है और जल्दी से उससे कहती हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? सिया जैसे ही अपनी बात खत्म करती है, वैसे ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं वैदिक के हाथ को देखकर। वैदिक सिया की बात को अनसुना करते हुए बिना कुछ कहे बहुत ही आराम से सिया के पेट पर अपना हाथ
सिया के हाथ के बिल्कुल पास में ही रखता है। उसके हाथ को अपने पेट पर महसूस कर सिया को अजीब सा लगता है और उसकी शरीर में भी एक हलचल सी होती है, जिसे महसूस कर वो अपनी आंखें बंद कर एक बार फिर से लंबी सांस लेती है। सिया जैसे ही सांस लेती है वैसे ही उसके पेट में भी हलचल होता है, जिसे वैदिक भी महसूस कर लेता है और वो अपना सर उठाकर सिया के चेहरे को देखता है, जो अपनी आंखें बंद किए गहरी सांस ले रही थी। उसे देखकर वैदिक कुछ भी नहीं कहता है। वो थोड़ा सा उचक कर अपने दूसरे हाथ से सिया के हाथ को पकड़कर उसे साइड कर देता है और उसके बाद वो अपने होठ को सिया के पेट पर रखकर एक लाइट किस करता है। सिया उसके होठों का स्पर्श जैसे ही अपने पेट पर महसूस करती है, उसकी सिसकी निकल जाती है और उसी के साथ उसकी धड़कनें भी तेज आवाज करने लगती हैं, जिसे सुनकर वैदिक सिया के चेहरे को देखता है, जो अपने डेट्स अपने होठों को दबाए हुए अपनी आंखें बंद किए लंबी सांसें भर रही थीं। उसे देखकर वैदिक के होठों पर मुस्कान आ जाती है और अब वो बिना कुछ कहे बहुत ही आराम से अपने हाथ को सिया के पेट पर रखता है और बहुत ही गौर से उसके पेट को देखने लगता है। सिया 2 मिनट बाद अपनी आंखें खोलती है। उसके बाद वो वैदिक को घूरते हुए गुस्से से कहती है, मिस्टर खुराना, आपने अभी ये क्यों किया? सिया के गुस्से से भरी आवाज सुनकर वैदिक के होठों के कोने और भी मुड़ जाते हैं, जिसे वो तुरंत छिपा लेता है। फिर किसी इनोसेंट बच्चे की तरह सिया को बिना देखे ही कहता है, मैंने क्या किया? उसकी बात सुनकर सिया जल्दी से कहती है, आपने अभी अभी जो मेरे पेट पर इतना कहे वो रुक जाती है, क्योंकि वो इसके आगे कैसे कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। उसकी बात सुनकर वैदिक अनजान बनते हुए बिना किसी भाव के कहता है, वो अच्छा तुम इसकी बात कर रही हो। उसकी बात सुनकर सिया कहती है, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं, वो जो आपने अभी हमारे पेट पर इतना कह वो रुक जाती है। उसे रुके हुए देखकर वैदिक अपना सर तोड़ा ऊपर कर उसे देखता है, जिसे देखकर सिया गुस्से से अपने दांत पिसते हुए एक सांस में कहती है, किस क्यों किया? हमने मना किया था ना कि आप हमें किस नहीं कर सकते हैं। सिया की बात सुनकर वैदिक बस ओह कहता है, जिसे देखकर सिया चिढ़ते हुए कहती है, ओह का क्या मतलब है? हमने ओह कहने के लिए नहीं कहा है। हमें जवाब दीजिए, आपने ऐसा क्यों किया? उसकी बात सुनकर वैदिक बिना किसी भाव के कहता है, मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता हूं। उसकी बात सुनकर सिया एक उंगली से अपनी ओर इशारा करते हुए कहती है, मुझे आप जब जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप मुझे किस कैसे कर सकते हैं? आपने मुझे पेट पर किस किया तो जवाब भी दीजिए। सिया को गुस्सा करते हुए देखकर वैदिक डेविल स्माइल करते हुए धीरे से कहता है, मैंने तुम्हें किस थोड़ी ना किया है कि मैं तुम्हें जवाब दूं। मैं अपने बच्चों को किया है, इसलिए अब मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगा। फिर सिया को डराते हुए कहता है, और अब एक शब्द भी तुम्हारे मुंह से निकला तो मैं तुम्हें बालकनी से नीचे लटका दूंगा। उसकी बात सुनकर सिया थोड़ा डर जाती है, कहीं वैदिक उसे सच में न लटका दे, इसलिए वो अब उससे कुछ भी नहीं कहती हैं और अपने मन में कहती हैं, लेकिन उसकी आवाज बाहर सुनाई दे रही थी। बच्चे को किस किया? जब बच्चे के बारे में पता चला था तब नहीं याद आया, अब बच्चे याद आ रहे हैं। मैं भी अपने बच्चे को आपके पास नहीं आने दूंगी। उसकी बात सुनकर वैदिक मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, मैं भी देखता हूं तुम ये कैसे करती हो। वैदिक ऐसे ही अपने हाथ को सिया के पेट पर रखे हुए बहुत ही ध्यान से सिया के निकले हुए पेट को देख रहा था, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा था, और सिया एक तक उसके हाथ को देख रही थी। तभी बेबी फिर से कीक करता है जहां वैदिक ने हाथ रखा था, जिसे महसूस कर वैदिक की आंखें खुशी से चमक जाती हैं और उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है जिसे वो बयां नहीं कर सकता था, और उसी के साथ उसका भी दिल धक से करता है। जहां वैदिक के अंदर बच्चे के किक करते ही एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, वही सिया को फिर से थोड़ा दर्द महसूस होता है। तभी उसके कानों में वैदिक की आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर उसका मुंह आश्चर्य से खुल जाता है। वैदिक बच्चे की कीक महसूस कर बहुत ही खुश हो जाता है और वैसे ही कहता है, बेबी डैडी तुम्हें फिर से महसूस करना चाहते हैं, इसलिए तुम एक बार फिर से किक करो। तभी बेबी फिर से किक करता है, जिसे महसूस कर वैदिक की स्माइल और बड़ी हो जाती है,
लेकिन सिया को फिर से थोड़ा दर्द महसूस होता है। वो वैदिक को गुस्से से कहती हैं, मिस्टर खुराना, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको समझ नहीं आ रहा है। हमें दर्द हो रहा है और आप बेबी को किक करने के लिए कह रहे हैं। सिया की बात सुनकर वैदिक उसे जवाब देते हुए कहता है, जान, तुमने ही तो कहा कि बच्चे जब किक करते हैं तो इससे पता चलता है कि उनकी हेल्थ अच्छी है, तो मैं बस वही चेक कर रहा हूं। उसने इतना ही कहा था कि तभी बेबी फिर से किक करता है, जिसे देखकर वैदिक सिया के हाथ को अपने हाथ में पकड़कर उसके पेट पर रखता है और उसे शांत रहने का इशारा करता है। कुछ देर बीत जाता है, तभी बेबी किक करता है, जिसे सिया और वैदिक दोनों ही साथ में महसूस करते हैं। सिया अपना दर्द भूलकर अपने और वैदिक के हाथ को देखती है, फिर खुशी से चमक रहे वैदिक के चेहरे को देखती है, जिसे देख वो अपने मन में कहती है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं वैदिक जी? क्या आप सच में बदल रहे हैं या फिर दिखाया कर रहे हैं बदलने का? कहीं आप इसलिए तो ये सब नहीं कर रहे हैं कि कल के बाद से हमारा 9वां महीना शुरू हो जाएगा और फिर कुछ ही दिनों बाद डिलीवरी भी हो जाएगी। उसके बाद आप हमसे हमारे दोनों बच्चे दूर कर दे। यही कारण तो नहीं है ना आपके इस केयर के पीछे? अगर ऐसा है तो आप भूल जाइएगा, हम ऐसा कुछ भी होने देंगे। आपने हमारे साथ जो भी किया हमने सब सहन कर लिया, लेकिन मेरे बच्चों को एक खरोच भी आई ना तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इतना कह वो फिर से वैदिक को देखती है। तभी वैदिक उसे देखकर कहता है, जान, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। फिर वो अपनी जगह से उठकर सिया के बिल्कुल पास जाके अपने होठों से सिया के गालों को छूते हुए उसके कान तक जाता है और बहुत ही डीप वॉइस में एक एक शब्दों पर जोर देते हुए कहता है, जान, मैं चाहता ही नहीं कि तुम मुझे कभी छोड़ो। फिर उसके ईयर लॉब पर किस करके सिया की नीली आंखों में अपनी हेजल ग्रीन आंखों से देखते हुए आगे कहता है, जान, तुम मुझे हमेशा पकड़ कर रख सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कह वैदिक अपनी एक आंख सिया को मारता है। सिया उसे अपने इतने पास देखकर पहले जहां नर्वस हो गई थी कि उसकी बातें क्या वैदिक ने सुन लिया था, लेकिन जैसे ही वो वैदिक की सारी बातें सुनती हैं, वो गुस्से से वैदिक को धक्का देकर दूर करते हुए कहती है, हमें ना आपके पास जाना है और ना ही आपको अपने पास लाना है। हम जैसे भी हैं अपने हाल में बहुत खुश हैं। एक और बात, मिस्टर खुराना, हमने पहले भी कहा था, आपसे आज एक बार और कह रहे हैं, आप हमसे दूर रहिए। जैसे आप पहले थे वैसे ही रहिए, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। फिर वैदिक के कॉलर को पकड़कर बिल्कुल अपने पास कर उसकी आंखों में देखते हुए कहती हैं, आप चाहे जो भी कर लीजिए, हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे उसके लिए जो आपने हमारे साथ किया है। इतना कह वो वैदिक के कॉलर को छोड़ देती है। वैदिक, जो सिया की सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, वो एक डेविल स्माइल करता है। फिर सिया से कहता है, जान, सच कहूं तो तुम्हारी यही अदाएं तो मुझे और भी तुम्हारे करीब आने के लिए मजबूर करती हैं। ऊपर से तुम्हारा ये गुस्सा, उफ, इसे तो मैं क्या ही कहूं, ये तो मेरे दिल पर सीधे वार करता है। फिर वो सिया के कान में कहता है, जान, तुम्हारी ये फड़फड़ाती पलके, समुद्र जैसी नीली आंखों को मैं जब भी देखता हूं तो मुझे इनमें डूबने का मन करता है। फिर सिया के होठों को छूते हुए कहता है, तुम्हारे ये होठ जान मुझे हमेशा बहकने पर मजबूर करते हैं। ऊपर से तुम्हारी ये मुस्कान जो हमारे दिल पर खंजर का काम करती है। तुम्हारी एक मुस्कान ही हमें घायल करने के लिए बहुत है जान। सिया वैदिक के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उसे कहती है, आपको शर्म नहीं आ रही है हमसे फ्लर्टिंग करते हुए? सिया की बात सुनकर वैदिक अपने होठों पर शैतानी मुस्कान ली अपनी मदहोश करने वाली आवाज में कहता है, जान, मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? फिर सिया को एक आंख मारते हुए कहता है, अगर मुझे शर्म आई होती तो आज तुम्हारे पेट में बच्चे नहीं होते। जान, इतना कह वैदिक सिया के पेट पर बहुत ही सिडेक्टिव तरीके से अपनी उंगलियों को फेरता है। उसके ऐसा करते ही सिया की सांस जैसे उसके हलक में आ गई हो और उसका पूरा चेहरा भी लाल हो गया था वैदिक की बात सुनकर। अब ये तो सिया ही जानती थी कि ये सब गुस्से से लाल हुआ है या शर्म से लाल हुआ है। वैदिक सिया के लाल हो चुके चेहरे को देखते हुए कहता है, जान, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? ये इतना लाल क्यों नजर आ रहा है?
उसकी बात सुन सिया पहले तो सकपका जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वैदिक को पता चले कि उसका चेहरा उसकी बेशर्मी से भरी बातों को सुन के शर्म से लाल हुआ है। लेकिन सिया खुद को नॉर्मल कर गुस्से से कहती है, हमें आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए ऐसा हुआ है, क्योंकि हम आपकी तरह बेशर्म नहीं हैं। इतना कह वो उसे साइड करते हुए कहती है, अब आप हटिए, हमें नींद आ रही है। इतना कह वो अच्छे से लेट जाती है। उसे ऐसे देखकर वैदिक इस बार कुछ भी नहीं कहता है। वो झुककर सिया के पेट पर एक लाइट किस करते हुए धीरे से कहता है, बेबी, मम्मी को अब परेशान मत करना, वो सोने जा रही है, इसलिए तुम लोग भी आराम करो। वैदिक जैसे ही ये कहकर सिया के पेट पर हाथ रखता है, वैसे ही बेबी किक करता है, जैसे वो वैदिक को बताना चाहता हो, ठीक है, हम अब ऐसा ही करेंगे। जिसे महसूस कर वैदिक भी स्माइल करता है। सिया, जो वैदिक को गुस्से से देख रही थी कि उसने उसके मना करने के बाद भी किस किया, तभी उसे फिर से महसूस होता है कि बच्चे ने फिर से किक किया। तो वो जोर कहती है, मिस्टर खुराना, आप करना क्या चाहते हैं और ऐसा क्या किया जो बेबी ने फिर से किक किया? सिया इतना ही कह पाई थी कि उसके पहले ही वैदिक उसके साइड में लेटकर थोड़ा सा ऊपर होके उसके होठों पर अपने होठ रखकर बहुत ही प्यार से किस करने लगता है। सिया वैदिक के अचानक से ऐसा करने से आगे कुछ बोल ही नहीं पाती है। वो वैदिक को खुद से दूर करने के लिए अपने हाथों से उसके सीने पर धक्का देने जाती है, लेकिन वैदिक शायद इसके लिए पहले से ही तैयार था, इसलिए बीचने में ही उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर सर के ऊपर बेड से लगा देता है और अपने दूसरे हाथ से सिया के सर को पकड़ लेता है ताकि सिया अपना सर हिला न सके। सिया थोड़ी देर कोशिश करती है उससे छूटने का। जब उसे लगता है वो उससे खुद को छुड़ा नहीं पाएगी, तो वो खुद को ढीला छोड़ देती है, क्योंकि वो जानती थी वैदिक जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा तब तक उसे किस करेगा। इसलिए अब वो कुछ भी नहीं करती है। वैदिक सिया को बहुत ही प्यार और पैशन से किस कर रहा था, जिसकी आवाज पूरे रूम में सुनाई दे रही थी। वैदिक सिया के निचले होठों को सक करता तो कभी ऊपरी होठों को सक करता है। कुछ देर ऐसा करने के बाद वैदिक अपनी जीभ को सिया के माउथ में एंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन सिया अपने दांतों को कस कर जोड़ा हुआ था, जिस वजह से वैदिक जो करना चाह रहा था वो नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो सिया के होठों को छोड़ देता है और अपना सर उठाकर सिया के चेहरे को देखता है, जो उसके हटते ही अपनी आंखें खोल उसे देखती हैं। वैदिक सिया से अपनी आंखों के इशारे से ही कहता है, जान, अपना मुंह खोलो, मुझे तुम्हें किस करना है। सिया भी जैसे उसकी बात समझ जाती है और वो भी अपना सर नामे हिला देती है, जैसे कह रही हो हम नहीं खोलेंगे। वैदिक, जो सिया की बात समझ गया था, वो इस बार फिर इशारे से कहता है, मुझे किस कर लेने दो जान, या फिर तुम ही मुझे किस करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं तो सोच लो, एक बार फिर से मैं आगे जो करूंगा उसका ब्लेम तुम मुझे नहीं कर सकती हो, इसलिए अभी भी एक मौका दे रहा हूं, मेरी बात मान जाओ। सिया वैदिक को इग्नोर करते हुए अपनी आंखें बंद कर अपना सर घुमा के सोने का नाटक करती है, जिसे देखकर वैदिक अपने मन में कहता है, जान, तुम ये सही नहीं कर रही हो, मैंने तो बस एक किस मांगी थी, तुमने वो भी नहीं दिया, लेकिन मैं भी वैदिक खुराना हूं, मैं भी किस लेके ही सोऊंगा। इतना कहकर वैदिक एक बार फिर से सिया के होठों पर अपने होठ रखकर उन्हें किस करने लगता है, लेकिन सिया इस बार कुछ रिएक्ट नहीं करती है, वैसे ही रहती है। वैदिक सिया के होठों पर किस करते हुए ही मन में मन डेविल स्माइल करते हुए अपने एक हाथ को धीरे से सिया के सर से हटा देता है, जिसे महसूस कर सिया को लगता है वैदिक ने अब हार मान ली है और वो अब उसे किस नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी उसकी आंखें हैरानी से खुल जाती हैं और उसी के साथ उसके मुंह से एक आह की भी आवाज निकलती है, क्योंकि वैदिक अपने हाथ को वहां से हटाकर सिया के सीने पर जोर से प्रेस करता है, जिसे महसूस कर सिया का शरीर सिहर जाता है, जिसके चलते वो आह भरती है और उसकी आंखें भी हैरानी से खुल जाती हैं। साथ ही साथ उसका पूरा माइंड ही ब्लैंक हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर वैदिक तुरंत अपनी जीभ सिया के मुंह में एंटर कर सिया के मुंह के हर कोने का अपनी जीभ से स्वाद लेने लगता है और उसकी जीभ से खेलने लगता है। वैदिक अपने हाथ को सिया के सीने से दूर कर
सिया की आंखों पर रख उसकी आंखों को बंद करता है और साथ ही अपनी आंखों को बंद कर सिया को फ्रेंच किस करते हुए महसूस करने लगता है। वैदिक सिया को बहुत ही डीप और पैशनेटली किस कर रहा था। थोड़ी देर बाद सिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिस वजह से वो अपने होश में आती है और अपना सर हिलाने लगती है, लेकिन उसे नहीं छोड़ता है। 5 मिनट और किस करने के बाद जब वैदिक सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो सिया के होठों पर बाइट करते हुए उसे छोड़ देता है और अपना माथा सिया के माथे से जोड़कर गहरी सांस लेने लगता है। वैदिक के छोड़ते ही सिया भी बहुत तेज तेज सांसें लेने लगती है, जिस वजह से उसका सीना भी ऊपर नीचे होने लगता है, जिसे वैदिक भी महसूस कर पा रहा था। वैदिक खुद को नॉर्मल कर सिया के बालों को सहलाते हुए धीमे से कहता है, जान, आराम आराम से सांसें लो, कहकर वो सिया के हाथों को छोड़ देता है। सिया कुछ देर बाद खुद को नॉर्मल कर अपनी आंखें खोल गुस्से से वैदिक को देखती है, जो उसे ही देख रहा था, जिसे देखकर वो वैदिक को जोर से धक्का देती है, जिससे वैदिक संभल नहीं पाता है और वो उसके बगल में लेट जाता है। उसके बाद सिया जल्दी से अपने होठों को अपने हाथ से साफ करते हुए करवट बदलने लगती है, जिसे देखकर वैदिक तुरंत सिया को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे करवट नहीं लेने देता है। वैदिक सिया से कहता है, जान, क्या तुम बच्चों को हर्ट करना चाहती हो जो करवट लेके के सोने जा रही थी? उसकी बात सुनकर सिया को भी याद आता है कि वो इस तरह से नहीं सो सकती है और अपने गुस्से में वो क्या करने जा रही थी। उसके बाद सिया अच्छे से लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो इस तरह से बहुत क्यूट भी लग रही थी। वैदिक सिया को देखकर धीरे से उसके कान में कहता है, जान, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, तो अब गुस्सा छोड़कर आराम से सो जाओ, बहुत रात हो गई है। सिया वैदिक के बात का कोई जवाब नहीं देती है, जिसे देखकर वैदिक भी अब बिना कुछ कहे सिया को अपने बाहों में भरे लेटे हुए उसके चेहरे को देखने लगता है और ऐसे ही न जाने दोनों ही रात के किस पहर सो जाते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता है। अगली सुबह के 6 बजने में 1 मिनट बाकी था, तभी वैदिक के डोर पर कोई नॉक करता है, जिसकी आवाज सुनकर वैदिक की नींद तुरंत खुल जाती है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसे सिया का मासूम सा सोता हुआ चेहरा नजर आता है, जिसे देख के उसके होठों पर मुस्कान खिल जाती है। तभी एक बार फिर से डोर के नॉक होने की आवाज आती है। वैदिक फिर बहुत आराम से सिया के सर के नीचे से अपना एक हाथ निकालता है और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखता है कि सिया की नींद ना खुले। वैदिक बेड से उठकर जाता है और डोर ओपन करता है तो उसे डोर पर सुमन जी दिखाई देती है, जो अपने हाथ में वैदिक की सुबह की काफी ले खड़ी थी। सुमन जी को देखकर वैदिक कुछ कहता उसके पहले ही सुमन जी काफी उसके सामने कर देती हैं, जिसे देखकर वैदिक भी बिना कुछ कहे काफी उनके हाथ से ले लेता है और फिर वो जैसे ही उन्हें थैंक्स कहने वाला होता है, उसके पहले ही सुमन जी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। वैदिक उन्हें जाते हुए देखकर अपने मन में कहता है, मॉम, मैं आपकी नाराजगी जल्द ही खत्म कर दूंगा और आप भी मुझसे पहले के जैसे बात करने लगेंगी। वैदिक ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि सुमन जी वैदिक से बहुत नाराज थी। उन्हें वैदिक का सिया के साथ इस तरह से व्यवहार करना पसंद नहीं आता था, इसलिए सुमन जी ने वैदिक से उसकी शादी के बाद बात करना बंद कर दिया था। शुरू में उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन जब उन्हें लगा वो कुछ नहीं कर सकती है तो उन्होंने वैदिक से बात करना बंद कर दिया था और तब से लेके वो आज तक उससे बात नहीं करती है। वैदिक उनके जाने के बाद कमरे में आता है, फिर एक नजर घड़ी की ओर देखता है जिसमें अब तक 6:02 हो चुके थे, जिसे देखकर वो मुस्कुराते हुए कहता है, आप चाहे जितना नाराज रह ले, लेकिन आपको फिर भी मेरा ख्याल था कि मुझे इस काफी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इतना कह वैदिक अपनी काफी पीने लगता है। काफी खत्म होने के बाद वो एक नजर सिया को देखता है, उसके बाद वो अपनी एक्सरसाइज करने के लिए जिम में चला जाता है। 1 घंटे बाद वैदिक एक्सरसाइज करके अपने रूम में आता है तो उसे सिया अभी तक सोती हुई नजर आती है, जिसे देखकर वैदिक खुद से कहता है, जान, आज अभी तक सो रही है, वरना तो रोज ये मुझसे भी पहले उठ जाया करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं रात को देर से सोने की वजह से अभी तक सो रही है?
इतन कह वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम के अंदर चला जाता है। 30 मिनट बाद वैदिक शावर लेके अपने कमर पर टॉवल लपेटे अपने बालों को सुखाते हुए बाहर आता है। उसके बाद वो सिया को अभी तक सोए हुए देखकर घड़ी की ओर देखता है, जिसमें अब 7:32 हो गया था। वैदिक कुछ सोचकर अपने कदम सिया की ओर बढ़ा देता है और उसके पास पहुंचकर उसे आवाज देता है, जान, जान। उसके आवाज देने पर भी सिया नहीं उठती है, जिसे देखकर वैदिक अपने ठंडे हाथ को उसके माथे पर रखता है, ये चेक करने के लिए कि कहीं सिया की तबीयत खराब तो नहीं हो गई है। लेकिन उसे सिया का टेम्परेचर सही लगता है, जिसे देखकर वो फिर से आवाज देता है, जान। सिया जो नींद में थी, उसे जैसे ही अपने माथे पर ठंडेपन का एहसास होता है, साथ ही उसके कानों में जैसे ही वैदिक की आवाज पड़ती है, वो झट से अपनी आंखें खोल देती है तो उसे वैदिक का चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो नींद में ही बुदबुदाती है, क्या हम सपना देख रहे हैं कि वैदिक जी हमसे पहले उठ गए हैं और अब हमें जगा रहे हैं? इतना कहे वो खुद से ही जवाब देते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा सिर्फ हमारे सपने में ही हो सकता है। इतना कहे वो फिर से अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। उसकी बात सुनकर वैदिक एक नजर सिया को देखता है, फिर खुद को देखते हुए कहता है, पर मैं तो सच में जान को उठा रहा हूं, तो ये सपना कैसे हो गया? इतना कह वो इस बार थोड़ी तेज आवाज में सिया को बुलाता है, जान। उसकी तेज आवाज सुनकर इस बार सिया को पूरी नींद ही फुर्र हो जाती है और वो झट से अपनी आंखें खोलती है तो उसे इस बात वैदिक फिर से दिखाई देता है, जो हल्का सा झुके हुए उसके माथे पर अपना एक हाथ रखे हुए था। सिया वैदिक के चेहरे को देखते हुए मन में कहती है, इसका मतलब हम सपना नहीं देख रहे थे। इतना कह फिर से वैदिक को ऊपर से लेके नीचे तक देखती है। जैसे ही उसकी नजर वैदिक की बॉडी पर जाती है तो वो समझ जाती है कि वैदिक ने शावर ले लिया है, जिसे देख वो बड़बड़ाती है, आज सूरज किधर से निकला है जो ये हमसे पहले उठ भी गए हैं और इतनी सुबह सुबह शावर भी ले लिए। वैदिक सिया का बड़बड़ाना सुनकर कहता है, जान, सूरज तो वहीं से आज भी निकला है जहां से रोज निकलता है, लेकिन मैं जल्दी नहीं उठा हूं, मैं तो टाइम से ही उठा हूं, बस आज तुम्हें ही देर हो गई है। उसकी बात सुनकर सिया उसे घूरते हुए कहती है, ये हो ही नहीं सकता है। उसकी बात सुनकर वैदिक इस बार बिना कुछ बोले सिया का फेस घड़ी की ओर घुमाकर उसे टाइम देखने का इशारा करता है। सिया जैसे ही टाइम देखती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और उसी तरह से कहती हैं, हम इतनी देर तक कैसे सो सकते हैं? अभी सबका टाइम हो जाएगा ब्रेकफास्ट करने का और हम अभी तक यही हैं। हमें जल्दी से जाकर बनाना होगा। उसकी बात सुनकर वैदिक अपने दांत पिस लेता है, क्योंकि उसने सिया को समझाया था कि उसे अब कुछ नहीं करना है, बस रूम में रहकर आराम करना है। इतना कह सिया जल्दी जल्दी बेड से उठने लगती है, जिसे देखकर वैदिक अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। फिर तुरंत अपनी आंखें खोलकर सिया के हाथ को पकड़ लेता है, जो बेड से उठकर बस जाने वाली ही थी। वैदिक के हाथ पकड़ने से सिया उसे देखने लगती है तो वैदिक एक एक शब्दों पर जोर देते हुए कहता है, जान, तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तुम्हें बस इस कमरे में आराम करना है और तुम सीढ़ियों का भी यूज नहीं करोगी। तुम्हें जब भी नीचे जाना हो या नीचे से यहाँ आना हो तो तुम लिफ्ट का यूज करोगी। उसकी बात सुनकर सिया भी रूखे भाव से कहती है, और हम ऐसा क्यों करें? हम ऐसा नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर वैदिक सिया से कहता है, मैं इस बात पर और बहस नहीं करना चाहता हूँ, तुम ऐसा नहीं करोगी ना? उसकी बात सुनकर सिया हाँ में अपना सर हिला देती है, जिसे देखकर वैदिक कुछ सोचने लगता है। फिर डेविल स्माइल करते हुए सिया से कहता है, जान, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें ये सब करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ ये सब करने के लिए। इतना कह वो सिया का हाथ छोड़ते हुए कहता है, जान, अब जाओ, तैयार हो जाओ। उसकी इस बात को सुनकर अब सिया भी कुछ नहीं कहती है और हमेशा की तरह सबसे पहले अपने कपड़े को लेने के लिए क्लोसेट रूम की ओर चल देती है, जिसे देखकर वैदिक सिया की बैग देखते हुए कहता है, जान, अंदर जाओ, अंदर तुम्हारा सरप्राइज इंतजार कर रहा है। सिया जैसे ही क्लोसेट रूम में पहुंचती है तो वो हैरान हो जाती है और चारों ओर घूमकर क्लोसेट रूम को देखने लगती है।
और ऐसे ही देखते हुए कहती हैं, हमारी अलमीरा कहाँ गई है? कल तक तो यही थी। सिया इतना कह फिर से देखने लगती हैं। वैदिक सिया के पीछे ही जो क्लोजेट रूम में आया था वो सिया को देखता है, जो बहुत ध्यान से हर तरफ देख रही थी। उसे देखकर वैदिक अपने मन में कहता है, जान, तुमने मुझे मना किया था ना मेरी लाई हुई चीजों को यूज करने से, पर मैंने भी कहा था तुम्हें यूज तो करनी पड़ेगी ही, मैं तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ूंगा। और देखो, मैंने तुम्हारी सारी चीजों को ही यहां से गायब करा दिया। इतना कह वो मुस्कुराते हुए सिया से कहता है, जान, तुम क्या ढूंढ रही हो यहां पर? सिया, जो इधर उधर सब जगह अपने चीजों को देख रही थी, उसकी आवाज सुनकर वो उसके पास आती है और उससे कहती है, यहां पर हमारी चीजें थी, वो कहां गई? उसकी बात सुनकर वैदिक नॉर्मली कहता है, ओ हाँ थी तो, लेकिन मैंने उन्हें यहां से बाहर निकालने के लिए कह दिया था। उसकी बात सुनकर सिया कहती है, और वो क्यों? क्या हम जान सकते हैं? सिया का सवाल सुनकर वैदिक कहता है, वो कल तुम्हारे सारे कपड़े खराब हो गए थे तो मैंने ही उन्हें फेंकने के लिए कहा था। उसकी बात सुनकर सिया कहती है, हमारे कपड़े खराब हुए थे और सारी चीजें तो सही थी ना, और हमारा कबर्ड भी तो सही था, वो कहाँ गया? मैंने उसे भी बाहर निकलवा दिया क्योंकि वो भी खराब हो गया था, और तुम्हारी जो चीजें सही थी मैंने उसे तुम्हारे क्लोजेट रूम में रखवा दिया है। और एक आखिरी बात, अब से तुम वही चीजें यूज करोगी, वैदिक कहता है। उसकी बात सुनकर सिया गुस्से से कहती है, हम नहीं छूने वाले आपकी लाई हुई चीजें, आप कुछ भी कर लीजिए। इतना कह वो गुस्से से वैदिक को घूरने लगती है। वैदिक उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे कहता है, जान, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अब तुम ऐसे ही तो नहीं रहेगी पूरा दिन। उसकी बात सुनकर सिया उसे जवाब देते हुए कहती है, हमें पूरा दिन या पूरा साल भी ऐसे ही एक कपड़े में रहना पड़ा तो भी हम रह लेंगे, लेकिन आपकी लाई एक भी चीजों को हाथ नहीं लगाएंगे। और क्या ऑप्शन नहीं है इसके अलावा? आप रुकिए, अभी ऑप्शन खुद चल के हमारे पास आएगा और आप देखते रह जाएंगे। इतना कह वो जोर से चिल्लाती है, आह, फिर अपने पैर पटकते हुए क्लोजेट रूम में से निकल जाती है। उसे जाते हुए देखकर वैदिक मुस्कुराते हुए कहता है, जिद्दी भी है। फिर अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, अब वैदिक खुराना की बीबी है तो जिद तो होगी ही उसके अंदर। इतना कह वो अपने पहनने के लिए कपड़े देखने लगता है। सिया रूम में जैसे ही आती है वो गुस्से से इधर उधर चक्कर काटते हुए गुस्से से कहती है, वैदिक जी कुछ भी कर ले, हम उनकी एक भी चीजों को यूज नहीं करने वाले। फिर खुद को देखते हुए कहती हैं, कहने को तो हमने कह दिया, हम इसी तरह से रह लेंगे, और ऑप्शन तो ऐसे बोल के आए हैं जैसे हम बहुत बड़े तीसमार खा है। फिर रोनी सी सूरत बना के कहती है, लेकिन अब हम क्या करें? कुछ देर बाद सिया भी यही सोच ही रही थी कि तभी उसके रूम में हमेशा की तरह बिना बताए चित्रांग अपने हाथों में कई सारे पॉली बैग लेके आ टपकता है। सिया चित्रांग को देखकर उससे पूछती, चित्र, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने आपको मना किया था ना यहाँ आने के लिए, अभी आप यहाँ से जाइए, नहीं तो हम आपको कुछ उल्टा सीधा सुना देंगे, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत खराब है और हमें गुस्सा भी आ रहा है। उसकी बात सुनकर चित्रांग सिया से कहता है, सिस्टर, ये आपके लिए। इतना कह वो अपने लाए हुए पॉली बैग सिया के सामने कर देता है, और उसी वक्त वैदिक भी तैयार होकर बाहर आ जाता है। और वो जैसे ही चित्रांग को वहां देखता है उसका पारा हमेशा की तरह हाई हो जाता है, और वो घूरते हुए उसके हाथ में पॉली बैग को अपनी जलती आंखों से देखने लगता है और अपने कदम उन दोनों के पास बढ़ा देता है। सिया चित्रांग के हाथ में पॉली बैग को देखते हुए उससे कहती है, ये सब क्या है चित्र? उसकी बात सुनकर चित्रांग वैदिक को देख मुस्कुराते हुए कहता है, ये आपके लिए लाया हूं मैं, आप खुद ही देख लीजिए, शायद आपको अच्छा लगे ये देखकर। उसकी बात सुनकर सिया कहती है, ऐसा क्या है इसमें जो आपको पहले से ही पता है कि हमें अच्छा ही लग सकता है? अगर हमें अच्छा नहीं लगा तो? उसकी बात सुनकर चित्रांग मुस्कुराते हुए उसके हाथ में सारे पॉली बैगस देते हुए कहता है, आप खुद ही देख लीजिए, इसे देखने के बाद आपका दिमाग भी अच्छा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर सिया इस बार बिना कुछ कहे सारे पॉली बैगस को ले जाकर बेड पर रखती है। उसके बाद उनमें से ऐसे ही बेमन से
एक पॉली बैग उठाकर उसे खोलती है और उसके अंदर जैसे ही देखती है वो खुशी से चहकते हुए कहती है, ये तो वही कपड़े हैं जो हमने उस दिन मॉल में देखा था और हमें अच्छा भी लगा था, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा होने की वजह से हम नहीं ले पाए। फिर सिया उस कपड़े को अपने हाथ में लेकर अच्छे से देखते हुए चित्र से कहती है, क्या ये हमारे लिए है? उसकी आवाज सुनकर जहां वैदिक घूर कर चित्रांग को देखता है, वही चित्रांग डेविल स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, ये आपके लिए है, यही नहीं बल्कि जितने भी बैग्स हैं सब में आपके लिए कपड़े हैं। अब आप जल्दी से रेडी हो जाइए। सिया उसकी बात सुनकर सारे बैग्स देखने लगती हैं। जैसे जैसे वो सारे बैग्स के कपड़े देख रही थी, वैसे वैसे ही उसके चेहरे पर चमक बढ़ती जा रही थी। सिया इस वक्त बहुत ज्यादा ही खुश हो गई थी और इसी खुशी में वो ये तक भूल गई थी कि इतने महंगे कपड़े चित्रांग उसके लिए कैसे लेके आ गया। उसे इस वक्त बस इस चीज की खुशी थी कि अब वो वैदिक को दिखा सकती है कि उसे उसके लिए हुए कपड़ों की जरूरत नहीं है। सिया उसमें से मॉल वाली ड्रेस लेके वैदिक के सामने आती है और उसे दिखाते हुए बहुत ही घमंड से कहती है, हमने आपसे कुछ देर पहले कहा था ना, ऑप्शन खुद हमारे सामने चलकर आएगा, देखिए आ गया। इतना कह वो चित्र के हाथ को पकड़कर खुशी से चहकते हुए कहती है, चित्र हम अभी बहुत खुश हैं। इतना कह वो उसके गले से लग जाती है। चित्रांग भी सिया को अपने गले से लगा लेता है और अपने सामने खड़े वैदिक को एक आंख मारता है। उसकी इस हरकत को देखकर वैदिक अपनी लाल आंखों से उसे घूर कर देखता है, लेकिन वो सिया के सामने उसे कुछ बोलने से रोक लेता है। सिया थोड़ी देर बाद चित्रांग से दूर होकर कहती है, तुम नीचे जाओ, हम भी कुछ देर में तैयार होके आते हैं। इतना कह वो सारे पॉली बैग्स को उठाकर क्लोजेट रूम की ओर बढ़ जाती है। सिया सारे बैग्स को एक और फर्श पर रखती है। उसके बाद एक ड्रेस पहनने के लिए लेके क्लोजेट रूम से निकलकर बाथरूम के अंदर चली जाती है। सिया के जाते ही वैदिक चित्रांग की कॉलर पकड़ लेता है और अपने दांत पिसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब लाने की? उसकी बात सुनकर चित्रांग इस बार मुस्कुराते हुए कुछ सोचने लगता है। कुछ देर पहले वैदिक जब अपने जिम रूम में पहुंचाता है तो वो अपना फोन निकालकर मीठी को कॉल करता है और उससे कहता है, मेरे रूम से 10 मिनट के अंदर जान का अलमीरा और उसकी सारी चीजें वहां से हटाकर स्टोर रूम में रखवा दो, और जो तुम्हें ठीक लगे या काम की चीजें लगे उसे मेरे स्टडी रूम में रखवा देना, मैं उन्हें देख लूंगा, और ये काम जान को बिना डिस्टर्ब किए हो जाना चाहिए। इतना कह वो बिना मीठी की आवाज सुने फोन रख देता है। उसके बाद वो खुद से कहता है, मैंने कल सारे कपड़े फाड़ दिए थे ताकि तुम मेरी लाई हुई चीजें यूज कर सको, लेकिन पता नहीं कहां से तुम्हें वो साड़ी मिल गई, लेकिन आज मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। फिर वो मुस्कुराने लगता है, फिर रुक कर आगे कहता है, जान अब तो तुम्हें वही सारी ड्रेस पहननी होगी जो मैंने तुम्हारे लिए मंगाए हैं, और अब तुम्हारे पास उसे यूज करने के सिवा कुछ रहेगा ही नहीं। ये सब खुद से कहकर वैदिक अपना वर्कआउट करने लगता है। इस बात से अनजान की चित्रांग, जो जानबूझकर वैदिक को परेशान करने के लिए यहाँ जिम करने के लिए आया था, लेकिन वो डोर पर ही रुककर उसकी सारी बातें सुन लेता है। उसके बाद चित्रांग वहां से जाते हुए कहता है, वो तो आपका ये प्लान है, पर कोई बात नहीं, मेरे रहते आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इतना कह वो अपने रूम में आके एक नंबर डायल करता है। एक ही रिंग में उधर से कॉल उठ जाती है और उधर से एक औरत की आवाज आती है, हेलो, जिसे सुनकर चित्रांग थोड़े रिस्पेक्ट के साथ कहता है, आंट आपसे कुछ काम था। उसकी बात सुनकर उधर से चित्रांग की आंट कहती हैं, बोलिए। जिसे सुनकर चित्रांग जल्दी से कहता है, आपको तो सिस्टर का साइज तो पता ही होगा, I mean, वो किस साइज के कपड़े पहनती होगी, तो आप ना अभी के लिए कुछ ड्रेसेस और उसके साथ जो भी उनकी जरूरत की चीजें होंगी वो सारी ओलिवर से यहाँ भिजवा दीजिए, जितना हो सके उतना जल्दी। चित्रांग की बात सुनकर दूसरी ओर से उसकी आंट कहती हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम। चित्रांग ये सारी बातें याद कर वैदिक से कहता है, जैसे आपकी हिम्मत हुई सिस्टर के सामान के साथ छेड़छाड़ करने की। उसकी बात सुनकर वैदिक उसे घूरते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था मेरी जान से दूर रहो, लेकिन लगता है तुमने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। वैदिक की बात सुन चित्रांग अपनी कॉलर उससे छुड़ाकर वहां से जाते हुए कहता है,
मैं भी आपसे कह रहा हूँ, अब से आप भी मेरी सिस्टर से दूर रहिए और इसी में आपकी भी भलाई है। वैदिक उसकी बात सुनकर कुछ कहता, उसके पहले ही चित्रांग वहां से एक इटालियन सॉन्ग गुनगुनाते हुए चला जाता है। वैदिक उसकी बैग को घूरते हुए कहता है, इसका मतलब मैंने सही सोचा है, तुम ही हो इन सब के पीछे। इतना कह वो सोफे पर जाकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर कुछ सोचने लगता है। दूसरी ओर चित्रांग जैसे ही अपने रूम में पहुंचाता है तो उसे वहां पर ईशा नजर आती है, जिसे देखकर वो अपने मन में कहता है, मेरी स्वीट हार्ट यहाँ क्यों आई है। उसके बाद वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो बिना किसी भाव के अपनी सख्त आवाज में ईशा से सवाल करता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसकी इतनी सख्त आवाज सुनकर एक पल के लिए तो ईशा भी डर जाती है, लेकिन फिर वो खुद को नॉर्मल कर गुस्से से पलटकर चित्रांग को देखते हुए कहती है, क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है, इस तरह पीछे से बोलकर किसी को डराते नहीं है। उसकी बात सुनकर चित्रांग भी उसी तरह से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें भी किसी ने नहीं बताया है कि किसी के रूम में बिना उसके परमिशन के नहीं आते हैं। फिर चित्रांग उसके करीब जाके ईशा के कान में बहुत धीरे से अपनी सेड्यूसिंग वॉइस में कहता है, रात को तो आती ही हो और अब सुबह सुबह भी आना शुरू कर दिया। उसकी बात सुनकर ईशा चित्रांग को खुद से दूर करते हुए कहती हैं, मैंने जो गलती की है उसे ही सुधारने के लिए आई हूं। ना ही मेरे पास इतना फालतू समय है और ना ही मुझे कोई शौक है तुम्हारे कमरे में आने का। उसकी बात सुनकर चित्रांग ईशा को ऊपर से नीचे तक देखता है, जिसने हमेशा की तरह आज भी एक ओवरसाइज हुंडी और हॉट पैंट पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ही हॉट नजर आ रही थी। उसे देखकर चित्रांग का गला सूखने लगता है। ईशा उसकी नजरों को अपने ऊपर महसूस कर उसे घूरते हुए कहती है, तुम मुझे इस तरह से नहीं देख सकते हो। उसकी बात सुनकर चित्रांग अपनी नजरें ऊपर कर टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, किस नजर से नहीं देख सकता हूं। उसकी बात सुनकर ईशा कहती है, इसी नजर से जिससे तुम मुझे देख रहे थे। उसकी बात सुनकर चित्रांग इस बार कहता है, ओह ऐसा क्या। हाँ ऐसा ही ईशा कहती है। अच्छा फिर मैं तुम्हें किस नजर से देख सकता हूँ, चित्रांग कहता है ईशा की बात सुनकर। ईशा इस बार चिढ़ते हुए कहती हैं, तुम मुझे किसी भी नजर से नहीं देख सकते हो, समझे। उसकी बात सुनकर चित्रांग भी स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा मैं तो तुम्हें नहीं देख रहा हूं, वो तुम ही हो जो मेरे रूम में आई हो। तो इयान कह वो रुक जाता है। उसे चुप देखकर ईशा उसी तरह से कहती है, तो क्या, जिसे सुनकर चित्रांग ईशा को ऊपर से नीचे फिर से अपनी लस्ट भरी नजरों से देखते हुए कहता है, तो मैं तो देखूंगा ही। उसकी बात सुनकर और उसकी नजरों में अपने लस्ट देखकर ईशा सकपका जाती है और उसके गाल भी जलने लगते हैं। चित्रांग की बात सुनकर, जिसे महसूस कर ईशा खुद से कहती है, मैं यहां बहस करने नहीं आई थी, जो करने आई हूं वो करके जाती हूं, जल्दी से। ईशा चित्रांग को देखकर कहती हैं, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगी, मैं यहां तुमसे बात करने आई थी, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मेरा अब मन नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं। फिर वहां से जाते हुए कहती है, ब्रेकफास्ट करने के बाद बाहर आ जाना कोई बहाना बनाकर, मैं बाहर तुम्हारा वेट करूंगी। ईशा इतना कहकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद चित्रांग मुस्कुराते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, तुम सच में बहुत स्वीट हो और इसलिए ही तो मैं तुम्हें जब जब देखता हूं मेरा तुम्हें खाने का मन करता है। इतना कह वो बेड पर पीठ के बल लेट जाता है और अपने फोन में गेम खेलने लगता है। वैदिक का रूम। सिया शावर लेके और अपने कपड़े पहनकर बाथरूम में से बाहर निकलती है। डोर की आवाज सुनकर वैदिक, जो सोफे पर अपनी आंखें बंद किए बैठा हुआ था, वो अपनी आंखें खोलकर उस ओर देखता है, जिसके बाद वैदिक सिया को बिना अपनी पलकें झपकाए एक तक देखता ही रह जाता है। सिया इससे अनजान ड्रेसिंग टेबल की ओर अपने कदम बढ़ा देती है। उसके बाद वो अपने बालों में कंघी करने लगती है। कंघी कर वो हमेशा की तरह सबसे पहले अपनी मांग भरती है, फिर अपने होठों पर लिप बाम लगाती है। उसके बाद आंखों में हल्का सा काजल लगाकर एक नजर खुद को मिरर में देखकर स्माइल करती है, तो उसे सोफे पर बैठा हुआ वैदिक दिखाई देता है, जो उसे ही एक तक देख रहा था। सिया उसे मिरर से देख के भी अनदेखा कर देती है। उसके बाद सिया रूम में से नीचे जाने के लिए निकल जाती है।
वैदिक जो सिया को और उसकी सारी हरकतों को नोटिस कर रहा था, उसे जाते हुए देखकर वो इस बार बिना कुछ कहे अपनी जगह से खड़ा होकर वो भी डोर की ओर अपने कदम बढ़ा देता है। सिया जैसे ही डोर ओपन करके बाहर आती है, उसी समय वैदिक भी रूम में से बाहर आता है और सिया के हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर सिया कुछ कहती उसके पहले ही वैदिक अपने कदम लिफ्ट की ओर बढ़ा देता है, जिसे देखकर न चाहते हुए भी सिया उसके साथ चलने लगती है। वैदिक और सिया जब नीचे आते हैं तो देखते हैं सब लोग डाइनिंग एरिया में अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। सिर्फ 2 चेयर खाली थीं, एक वैदिक की ओर, दूसरी उसके साइड वाली। वैदिक सिया को अपने साथ लिए ही वहां आता है। सबसे पहले वो सिया को चेयर खींचकर बैठाता है, फिर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। उसके बैठते ही रघुवेंद्र जी एक नजर सबको देखते हैं, फिर वो सुमन जी को ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए इशारा करते हैं, जिसे सुमन जी भी समझ जाती है और वो साइड में खड़ी मीठी से कहती हैं, मिट्टी बच्चे सबको ब्रेकफास्ट सर्व करने में हमारी हेल्प कीजिए। तो इतना कह वो अपनी जगह से उठ जाती हैं। उन्हें उठते देख सिया जल्दी से अपनी जगह से उठते हुए कहती है, माँ आप बैठिए, हम करते हैं। उसकी बात सुनकर वैदिक उसे घूरते हुए कहता है, मेरी बात तुम्हें सुनाई नहीं देती है? नहीं, सिया वैदिक को जवाब देती है। फिर सिया सुमन जी को देखकर कहती है, माँ आप बैठिए, हम करते हैं। उसकी बात सुनकर सुमन जी उसे घूरते हुए कहती है, मैंने आपको कहा कुछ करने के लिए नहीं, न तो अब आप आराम कीजिए बस, और आप कोई काम नहीं करेंगी। उनकी बात सुनकर सिया कहती है, लेकिन माँ हमें ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, हमें आदत हो गई है ये सब करने की। उसकी बात सुनकर सुमन जी उसे अपनी आंखें दिखाते हुए कहती है, आदत हो गई है तो आदत बदल लीजिए और चुपचाप से अपनी जगह बैठ जाइए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी डांट सुनकर सिया वैदिक को गुस्से से घूरते हुए चुपचाप अपनी जगह बैठ जाती है। चित्रांग जो सिया के बगल में बैठकर सब कुछ चुपचाप सुन रहा था, वो सिया को देखकर बहुत ही धीरे से कहता है, सिस्टर, जिसे सिर्फ सिया ही सुन सकती थी। उसकी आवाज सुनकर सिया वैदिक से अपनी नजरें हटाकर उसकी ओर ध्यान से देखती, जैसे कह रही हो, हाँ बोलो। जिसे समझकर चित्रांग झुककर सिया के कान में बहुत ही धीरे से कहता है, सिस्टर मुझे आपको कुछ बताना है। उसकी बात सुनकर सिया भी अपनी धीमी सी आवाज में कहती है, हाँ चित्र बताओ, मैं सुन रही हूं। सिया की बात सुनकर चित्रांग कहता है, सिस्टर आपके जो सारे कपड़े फट गए थे ना, उन्हें जानबूझकर झल्लाद जीजाजी ने फाड़ा था। मैंने आज सुबह ही उन्हें किसी से ये कहते हुए सुना था। चित्रांग की बात सुनकर सिया हैरानी से उसकी ओर देखती है, जिसे देखकर चित्रांग बहुत ही मासूमियत के साथ अपना सर हाँ में हिला देता है, जैसे कह रहा हो, मैं सच कह रहा हूं सिस्टर। उन दोनों को आपस में इस तरह से बात करते हुए देखकर वैदिक चिढ़ते हुए मन में कहता है, अब ये कौन सी पट्टी पड़ा रहा है मेरी जान को। अगर इस बार इसने कोई भी चालाकी की तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कह वो अपनी पकड़ अपने हाथ में लिए चम्मच पर कस देता है। रघुवेंद्र जी जो अपनी जगह बैठे हुए एक तक चित्रांग को ही देख रहे थे, उसके बाद उसे सिया के कान में कुछ कहते हुए देखते हैं, तो वो मन ही मन मुस्कुराते हुए खुद से कहते हैं, अब कौन सा रायता फैलाने वाला है, लेकिन जो भी फैलेगा मजा तो बहुत आएगा। इतना कह वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। सुमन जी मीठी के साथ सबको सर्व करने के बाद अपने प्लेट में सर्व करते हुए मीठी से कहती हैं, मीठी बच्चे अब आप भी जाके ब्रेकफास्ट कर लीजिए, ओजस और शोभा आपका वेट कर रहे होंगे। उनकी बात सुनकर मीठी एक प्यारी सी स्माइल करते हुए कहती है, जी आंटी। इतना कह वो शोभा जी के रूम की ओर अपना कदम बढ़ा देती है, क्योंकि शोभा जी सबके साथ बैठकर नहीं खाती थी और इसलिए ओजस उनके साथ बैठकर खाता था कि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। और जब मीठी यहाँ आ जाती थी तो वो भी उनके साथ ही खाना खाती थी। आगे क्या हुआ इस कहानी में जानने के लिए सुनिए कहानी के अगले भाग को।